नमस्कार जय हिंद साथियों। हमने संविधान के कुछ टॉपिकों को पढ़ लिया था। अब कुछ टॉपिक और रह गए हैं, उनको अपन देखते हैं आगे अभी की क्लास में। ठीक, जिस प्रकार से हमने संविधान के भाग पढ़े हुए थे, संविधान के भाग, इसके बाद अनुसूचियां, अनुसूचियां अनुसूचियों को भी देखा था। इसके बाद हमने संविधान के स्रोतों के बारे में भी देख लिया था। संविधान के स्रोतों के बारे में भी हमने देख लिया था। इतनी बातें याद रखना। ठीक, अब अपन देखने वाले हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, संविधान में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमको इनको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक, तो अपन हेड बनाओ आप लोग प्रस्तावना। प्रस्तावना हेड बनाओ आप लोग प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, इसको जानने से पहले अपन संविधान के थोड़ा पीछे जाते हैं। हमने संविधान का इतिहास नहीं पढ़ाया है, ना ही संविधान सभा की बैठकों के बारे में बताया है। आप लोगों को घबराना घबराना बिल्कुल नहीं है। अपन संविधान की सभा और संविधान की बैठक या संविधान का इतिहास, ठीक, इसको अपन देखेंगे सबसे लास्ट में। टॉपिक वगैरह थोड़े हैं, अधिनियम वगैरह हैं, थोड़े हार्ड वगैरह हो जाते हैं, याद नहीं होते हैं बच्चों को। ठीक, उनको अपन देखेंगे सबसे लास्ट वाली क्लास में। ठीक, उससे पहले अपन देख लेते हैं थोड़ी बहुत बातें प्रस्तावना के बारे में। देखो, संविधान सभा की आप लोग हेडिंग बना, मतलब लिखना चालू कर दो, यहीं से लिखना चालू कर दो। ठीक, संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को लिखो यहाँ पे। 13 दिसंबर 1946 कौन सी बैठक हुई थी यहाँ पे? संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। संविधान सभा की कौन सी बैठक हुई थी? संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। कब? 13 दिसंबर 1946 को। अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद देखो, संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। यहाँ पे लिखो, इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया इन्होंने? पेश किया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया, तो आपको आंसर देना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। ठीक, इतनी बातें याद रखना। आगे आगे पॉइंट बनाओ यहाँ पे, आगे पॉइंट बनाओ। जो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की तीसरी बैठक में पेश किया गया था, इसको कब स्वीकार किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। यहाँ पे लिखो, संविधान सभा के द्वारा स्वीकार। संविधान सभा के द्वारा स्वीकार। संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? यहाँ पे लिखो, 22 जनवरी 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। आगे पॉइंट बनाओ। बस इतने ही पॉइंट रहने दो, अपन आते हैं प्रस्तावना पे। जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना जी, आगे चल के क्या बन जाएगा? उद्देश्य का या प्रस्तावना बन जाएगा। ठीक, इसको याद रखना। उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या बन जाएगा? प्रस्तावना, जिसको अपन बोलते हैं प्रियम्बल। ठीक, आगे लिखो, यहाँ पे लिखो प्रस्तावना। प्रस्तावना हेडिंग डल चुकी है, पहले से ही डली हुई है। ठीक, तो यहाँ के लिखो प्रस्तावना क्या है, इनके बारे में क्या है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है, प्रस्तावना के कौन कौन से शब्द हैं जिनको अपन को जानना है। ठीक, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, वो भी प्रस्तावना में, वो भी अभी के टाइम पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखो भाषा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, तो आपको शॉर्ट तरीके में लिखना है भाषा। भाषा, प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद लिखो विचार। विचार, विचार लिया गया है अमेरिका से।
विचार लिया गया है अमेरिका से। भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दो बातें याद रखना, ठीक। दो प्रश्न नॉर्मल तरीके से पूछे जाते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आपके 100% ही पूछा जाएगा, ठीक। भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब इसके बाद प्रस्तावना में हमारे क्या छिपे हैं? प्रस्तावना क्यों जरूरी है? प्रस्तावना में आपसे पूछे कोई व्यक्ति प्रस्तावना में क्या छिपे हैं और प्रस्तावना हमारे संविधान का क्या है, दो सवाल हो जाते हैं महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे लिखो, प्रस्तावना में हमारे संविधान के उद्देश्य छिपे हैं। प्रस्तावना में हमारे संविधान में क्या छिपे हैं? उद्देश्य छिपे हैं। प्रस्तावना में हमारे संविधान के क्या छिपे हुए हैं? उद्देश्य छिपे हुए हैं, ठीक। प्रस्तावना में हमारे संविधान में क्या छिपे हैं? उद्देश्य छिपे हैं। क्या छिपे हैं? उद्देश्य, ठीक। प्रस्तावना में हमारे संविधान में क्या छिपे हैं? उद्देश्य छिपे हुए हैं। आगे पॉइंट बनाओ, यहीं पे पॉइंट बनाओ, इसी के नीचे। प्रस्तावना हमारे संविधान का क्या है? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, प्रस्तावना हमारे संविधान का, प्रस्तावना हमारे संविधान का सारांश है। प्रस्तावना हमारे संविधान का सारांश है। प्रस्तावना हमारे संविधान का क्या है? सारांश है। प्रस्तावना हमारे संविधान का क्या है? सारांश है, ठीक। जिसको बोलते हैं पूरी किताब को पढ़ने से अच्छा उसका थोड़ा सा सारांश बता दो क्या है, कि जिस प्रकार से रामायण होती है ना, उसको मालूम चलना चाहिए कि क्या मतलब निकलता है उसका। उसी प्रकार से प्रस्तावना में वही बातें हैं। आपको पूरा संविधान नहीं पढ़ना है, आप जाके प्रस्तावना को पढ़ सकते हो, आपको मालूम चल जाएगा कि भारतीय संविधान कहना क्या चाहता है और आगे किस प्रकार के नागरिकों को स्वतंत्रता वगैरह देता है, किस प्रकार से न्याय करता है, इनकी चर्चा है प्रस्तावना में, ठीक। इसकी चर्चा कहाँ पे हो जाएगी? प्रस्तावना में। प्रस्तावना हमारे संविधान का क्या है? सारांश है। प्रस्तावना में हमारे क्या छिपे हुए हैं? उद्देश्य। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखते हैं आगे, देखते हैं आगे। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, प्रस्तावना की शुरुआत होती कहाँ से है? उससे पहले अपन इसके कुछ नाम डाल लेते हैं। उपनाम लिखो यहाँ पे, उपनाम। प्रस्तावना के उपनाम लिखो, उपनाम प्रस्तावना के लिखो। संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी। इसके बाद लिखो संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। आगे लिखो उद्देश्य का, उद्देश्य का। आगे पॉइंट बनाओ, आगे पॉइंट बनाओ आमुख, आमुख। जी किसके अन्य नाम है? प्रस्तावना के अन्य नाम है। किसके अन्य नाम हो जाते हैं? चारों अन्य नाम हो जाते हैं। प्रस्तावना की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का मुख्य नोट। इनको अपन बाद में देखेंगे किस व्यक्ति ने आत्मा बोला है, किस व्यक्ति ने संविधान की कुंजी बोला है, और जीडीएच को ले क्या बोला है, परिचय पद किसने बोला है, इनको अपन आगे देखेंगे, ठीक। तो यहाँ से आगे लिखो आप लोग, आगे लिखो कि प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है। प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? तो यहाँ पे हेडिंग बनाओ, प्रस्तावना की शुरुआत लिखो यहाँ से। प्रस्तावना की शुरुआत, प्रस्तावना की शुरुआत, प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, यानी आप लोगों को आंसर देना है हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग। हम भारत के लोग हैं, आप भी हो, तो आप कहाँ के हो? भारत के हो ना, तो अपन बोल सकते हैं हम भारत के लोग। अब इस लाइन का क्या मतलब है? हम भारत के लोग
लोग है ना, इस लाइन का क्या मतलब हो जाता है इसको देखना है अपन। इसका लिखो मतलब, मतलब इसका मतलब हो जाता है, या अर्थ बोल सकते हैं अपन, इसका मतलब हो जाता है संविधान की शक्ति का स्रोत। संविधान की शक्ति का स्रोत, संविधान की शक्ति का स्रोत। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या हो जाएगा? हम भारत के लोग, यानी आप, हम, जितने भी लोग भारत के हैं, वो संविधान की शक्ति का क्या है? वो संविधान की शक्ति का क्या हो जाएंगे? स्रोत हो जाएंगे। ठीक, यदि ऐसा ना दिखे हम भारत के लोग, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा भारत की जनता, भारत की प्रजा, यानी भारत के लोग। यहीं पे लिखो, ब्रैकेट में कर लो, जनता आपको ऑप्शन में दिखेगा, जनता, या नहीं तो आपको जनता, जनता के बाद देखो लोग मिलेंगे आपको, लोग, इत्यादि शब्द आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक, जनता मिलेगा देखने के लिए, लोग शब्द भी देखने के लिए मिल सकता है। हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या हो जाता है? संविधान की शक्ति का स्रोत। और संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? यानी हम, आप, भारत के जितने भी लोग हैं, वो संविधान की शक्ति का स्रोत हैं। ठीक, इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे पॉइंटों को नोट करते जाना। संविधान के वो प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग। और हम एक बात और बता दें आपकी जानकारी के लिए, चाहे अमेरिका के संविधान की शुरुआत हो, चाहे वो भारत के संविधान की, भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत की बात हो, ठीक, उन दोनों की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम लोग, वी द पीपल, वी द पीपल, हम लोग, हम लोग। इसको लिखना मत। जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना, चाहे अमेरिका की प्रस्तावना हो, अमेरिका के संविधान की हो, चाहे भारत के संविधान की प्रस्तावना हो, भारत के संविधान की प्रस्तावना हो, इन दोनों की शुरुआत कहाँ से होती है? वी द पीपल, वी द पीपल, वी द पीपल, हम भारत के, हम लोग, हम लोग, हम लोग, हम लोग। ठीक, अपन बोल सकते हैं, क्योंकि अपन ने विचार कहाँ से लिया था? हम, अपन ने विचार कहाँ से लिया था? ये लिया था विचार, विचार कहाँ से लिया था अपन ने? अमेरिका के संविधान से लिया था। जब अमेरिका के संविधान की शुरुआत बी द पीपल से हो रही है, तो भारत के संविधान की शुरुआत भी कहाँ से होगी? बी द पीपल से होगी। और यदि स्पेशल पूछा जाए कि भारत के संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है? बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। इसको लिखना मत, लेकिन इसको लिखना नहीं है। हम भारत के लोग, संविधान की शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग, या भारत की जनता, भारत की प्रजा। इसके बाद देखो आगे पढ़ना बनाओ, भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पे लिखो, ऐसा करके लिखो, भारत, भारत शब्द का प्रयोग, भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है, वो भी प्रस्तावना में, तो आपको आंसर देना है 2 बार। कितनी बार? 2 बार आंसर देना है। कितनी बार आंसर देना है? 2 बार आंसर देना है। कितनी बार आंसर दोगे? 2 बार आंसर देना है, क्योंकि हम भारत के लोग 1 बार हो चुका है। पीछे देखो, पीछे शुरुआत कहाँ से हो रही थी? हम भारत के लोग, ये लिखा है, ये लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। ठीक जी, कहाँ पे आ गए? हम भारत के लोग। भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 2 बार प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। अब शुरुआत वाली बात, लाइन लिखना है अपन लोगों को, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को, भारत को, हम भारत के लोग, भारत को, शब्द कितनी बार आ चुके हैं? भारत 2 बार। कितनी बार आ चुके हैं? 2 बार। इसको याद रखना, हम भारत के लोग। अब जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं उनका क्रम, यहाँ पे जो हम लिखने वाले हैं उनका क्रम आपको याद होना
चाहिए बिल्कुल। यदि आप चाहते हैं कि यूपीएसआई में, आप यदि चाहते हैं कि यूपीएसआई में हम अच्छे से पूरे में पूरे नंबर ला सकें, तो आपको जो हम शब्द लिखने वाले हैं उनको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, वो भी क्रमबद्ध तरीके से। तो यहाँ पे लिखो, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, 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 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद लिखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद लिखो समाजवादी, समाजवादी, समाजवादी। इसके बाद लिखो पंथ निरपेक्ष, इसके बाद लिखो पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। इसके बाद लिखो लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। इसके बाद लिखो गणराज्य, गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। इन पांचों शब्दों को आपको क्रमबद्ध तरीके से याद होना चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। आपसे यूपीएसआई में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको क्रमबद्ध तरीके से लगाओ। यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऊपर नीचे करके दे देगा, इसके बाद आपको क्रमबद्ध तरीके से लगाना आना चाहिए। यदि आपको क्रमबद्ध तरीके से लगाना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको कोई उद्धार नहीं कर सकते। यानी आपको क्रमबद्ध तरीके से लगाना बिल्कुल आना ही चाहिए 100% तरीके से। प्रस्तावना से हमेशा ही यूपीएसआई में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक, इसको याद रखना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमारे साथ यहाँ पे दोबारा बोलो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। इन शब्दों को याद होना चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ठीक, अपन यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि अपन इन शब्दों को जानना अति आवश्यक है कि संप्रभुता क्या है, समाजवादी क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, लोकतांत्रिक क्या है और गणराज्य क्या है। क्यों दिए गए हैं ये प्रस्तावना और क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से, इनको देखना है। तो लिखो यहाँ पे संप्रभुता, संप्रभुता, संप्रभुता। संप्रभुता क्या है, संप्रभुता क्या है, संप्रभुता है क्या, संप्रभुता है क्या। जब कोई भी देश आंतरिक एवं बाहरी मामलों में, जब कोई देश आंतरिक एवं बाहरी मामलों में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, संप्रभुता बोलते हैं। यानी संप्रभु राज्य बोल सकते हैं। भारत है, भारत के ऊपर है ना, किसी भी देश का दबाव नहीं है कि वो क्या करे क्या ना करे। यानी अपन बोल सकते हैं आंतरिक एवं बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, तो अपन उसको अपन क्या बोलेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभुता बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखो संप्रभुता दो प्रकार की होती है, संप्रभुता दो प्रकार की होती है। यहाँ पे लिखो प्रकार, प्रकार लिखो दो, एक हो जाती आंतरिक, आंतरिक, एक हो जाती है बाह्य, आंतरिक और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। जब यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे लिखो जब कोई देश आंतरिक व बाह्य मामलों में, बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र, बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र, स्वतंत्र हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, संप्रभुता बोलेंगे। ठीक,
जब कोई भी देश आंतरिक व बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहता है उसको अपन क्या बोलेंगे, संप्रभुता बोलेंगे। और भारत कैसा देश है, संपूर्ण वो संप्रभुता है। भारत संप्रभु देश है, यानी आंतरिक एवं बाहरी मामलों में स्वयं से निर्णय ले सकता है। भारत के ऊपर किसी भी देश या बाहरी देश का कोई दबाव नहीं है, अपने निर्णय स्वयं से लेता है। जो भी उसको करना है अपनी मर्जी के मालिक बोल सकते हैं अपन। ठीक, जो व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक होता है, आंतरिक काम में क्या करना है, बाहरी कामों में क्या करना है, उसको अपन संप्रभु बोल सकते हैं। ठीक, आप संप्रभु नहीं हो, आप ओनली आपकी बात कर रहे हैं, घर में फैमिली में आप संप्रभु नहीं हो। आंतरिक मामलों में क्या करना है, बाहरी मामलों में क्या करना है, आपको परमिशन की आवश्यकता होती है। मम्मी या पापा या जो भी फैमिली में बड़ा मेंबर हो उसकी परमिशन की आवश्यकता होती है। आप संप्रभु नहीं हो, आप चाह के भी नहीं हो सकते हो। ठीक, इसको याद रखना। अपन किसके बारे में देख रहे थे, संप्रभुता के बारे में देख रहे थे। ठीक, जब कोई भी देश आंतरिक एवं बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, संपूर्ण प्रभु संपन्न देश बोलेंगे या संप्रभुता भी बोल देंगे। ठीक, संप्रभुता कितने प्रकार की होती है, दो, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता होती है। आगे लिखो, इन शब्दों के बारे में लिखना है अपन को, जो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं इन शब्दों के बारे में लिखना है। संपूर्ण पुरुष संपन्न हो चुका है। अपन देखते हैं, अब हेडिंग बनाओ समाजवादी। अब हेडिंग क्या बनानी है, समाजवादी। अब हेडिंग क्या बनानी है, समाजवादी। लिखो समाजवादी, समाजवादी, समाजवादी। देखो समाजवादी शब्द ना मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक, 3 शब्द जोड़े गए थे, वो हो जाता है पंथ, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। अपन इसको लिखो तो सबसे पहले इसको कब जोड़ा गया, जोड़ा 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976, जो 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। और यदि आपसे पूछा जाए कि मिनी संविधान किसे बोलते हैं, मिनी संविधान या लघु संविधान, यहीं पे लिखो नोट लगा के, यहाँ पॉइंट बना के, इसी को मिनी संविधान ही बोलते हैं। मिनी संविधान, मिनी संविधान इसी को बोलते हैं। मिनी को अपन हिंदी भाषा में बोलते हैं लघु संविधान, लघु संविधान, मिनी संविधान या लघु संविधान। ठीक, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मिनी संविधान किसको बोलते हैं या लघु संविधान किससे बोलते हैं, तो आपको आंसर देना है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार थी, इनके द्वारा बहुत सारे संशोधन किए गए थे। यदि सबसे ज्यादा संशोधन किए गए तो 1976 के अधिनियम के द्वारा ही किए गए थे। ठीक, तो इसी को बोलते हैं मिनी संविधान या लघु संविधान। अब इसको बारे में छोड़ते हैं, अपन यहाँ से देखते हैं कि समाजवादी क्या है। समाजवादी क्या है, समाजवादी क्या है, तो यहाँ पे लिखो राज्य, राज्य संसाधनों, संसाधनों, राज्य संसाधनों के उत्पादन, के उत्पादन, के उत्पादन व वितरण, के उत्पादन व वितरण, उत्पादन व वितरण, इस प्रकार से, इस प्रकार से करे कि समाज में, समाज में किसी, समाज में किसी दलित व्यक्ति, दलित, दलित व्यक्ति या गरीब भी लिख सकते हो आप लोग, दलित व्यक्ति, दलित व्यक्ति या गरीब व्यक्ति, दलित व्यक्ति या गरीब व्यक्ति के साथ, गरीब व्यक्ति के साथ, गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय, अन्याय ना हो, अन्याय ना हो, या अपन ऐसा ही बोल सकते हैं कि शोषण ना हो। उसका क्या ना हो, शोषण ना हो, या करके लिखो या शोषण ना हो, या शोषण ना हो, या शोषण ना हो। इतनी बात याद रखनी है। जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, धनवा उत्पादन का वितरण कैसे करती है, आपको राशन मिलता है, आपको एक यूनिट पे कितना मिलता है, 5 किलो मिलता है, तो आपको ही नहीं जितने भी वर्ग के व्यक्ति हैं
आप लोग जाना कोटेदार कि यहाँ पे उसको बताना कि आपको 1 यूनिट पे कितना मिलता है, किसी अन्य व्यक्ति से ही पूछना 1 यूनिट पे कितना मिलता है, तो वो आपको समान तरीके से बताएगा। एक व्यक्ति को 1 यूनिट पे इतना मिलता है, चाहे वह किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल ओबीसी किसी भी कैटेगरी का हो, किस दलित वर्ग का व्यक्ति हो, अमीर हो गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 यूनिट पे जितना मिलता है उतना ही मिलता रहेगा। 1 यूनिट पे कितना मिलता है, 5 किलो मिलता है। 1 यूनिट पे कितना राशन मिलता है, 5 पे, यानी एक व्यक्ति को कितना मिलता है, 5 किलो राशन मिलता है। ठीक, आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं। समाजवाद के बाद कौन सा, समाजवादी के बाद कौन सा आंसर वो था हमारा, संपूर्ण पुरुष संपन्न हो चुका है, समाजवादी हो चुका है। आगे देखते हैं पंथ निरपेक्ष, आगे देखते हैं अपन पंथ निरपेक्ष, आगे देखते हैं अपन पंथ निरपेक्ष। हेडिंग बनाओ पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, इसको अपन देखेंगे आने वाली क्लास में। इनको अपन कब देखेंगे, आने वाली क्लास में। तब इसका थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना। हम गारंटी लेते हैं आपसे, आप हमारे ऊपर भरोसा करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि पॉलिटिक्स किस कदर की हो चुकी है। ठीक, तब तक के लिए मिलते हैं अपन आने वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।